नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं स्टेश नैन मोर। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। 23 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 26 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं। हरियाणा में आज से नामांकन का दौर शुरू हो गया है। 23 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख है, जबकि 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 26 अप्रैल तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन भरने का समय सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। 17 अप्रैल और 21 अप्रैल को अवकाश के चलते नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। इस संबंध में सभी को निर्देश जारी किए जा चुके हैं और हमारा जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, यानी कि कार्य कर रहा है। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हर उम्मीदवार को नामांकन से पहले खुद का या अपने इलेक्शन एजेंट का जॉइंट अकाउंट खुलवाना होगा। यही नहीं, नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 5 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकेंगे। प्रत्याशियों के सामने भी अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। हरियाणा में 12 मई को मतदान होना है। ऐसे में नामांकन का दौर शुरू होते ही सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ से मनोज कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। चलिए इस खबर पर और जानकारी लेंगे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनोज कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, नामांकन का आज से दिन शुरू हो गया, आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। आपसे जानना चाहते हैं, नामांकन की शुरुआत के साथ अब क्या उम्मीद करें कि जल्द ही राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर देंगे? सुदेश, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है, नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है, यानी कि आज से शुरू होकर प्रक्रिया 23 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगले एक सप्ताह के दौरान जो भी सस्पेंस बना हुआ है जिस भी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर, वो सब खत्म होने वाला है। और जो अभी जानकारी निकल कर आ रही है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए 200 सीटों पर। कांग्रेस की जो बची हुई 4 सीटें हैं वो भी, उनका भी ऐलान कभी भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जो दूसरे प्रमुख दल हैं हरियाणा की, अगर हम बात करें, प्रमुख विपक्षी दल इंडियन नेशनल लोकदल, अभय चौटाला चंडीगढ़ कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। और उम्मीद की जा रही है कि आज चंडीगढ़ से इंडियन नेशनल लोकदल अपनी सभी 10 सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवारों की घोषणा करने वाला है। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी, जिसका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, दिल्ली में वो बैठक करने वाले हैं। और जो उनके हिस्से में 7 सीटें आई हैं, उन पर आज अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कल ही अजय चौटाला को पेरोल मिली है और आज जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, माफ कीजिएगा, जेजेपी के, वो एक बैठक करेंगे। उसके बाद उम्मीदवारों का नाम तय हो जाएगा। तो लगभग शाम तक आज हरियाणा की तस्वीर हमें साफ होती हुई नजर आएगी। सुदेश, नामांकन को लेकर क्या जानकारी मिल पाई है? कौन सी पार्टी के कोई उम्मीदवार जो नामांकन दाखिल कर सकते हो? देखिए सुदेश, क्योंकि आज नामांकन का पहला दिन है और आमतौर पर हमारे जो राजनेता होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, कुछ हम इन्हें कह सकते हैं कि अंधविश्वास कह लीजिए या उनकी जो श्रद्धा है वो कह लीजिए, तो उस हिसाब से समय निकालकर और मुहूर्त निकालकर नामांकन प्रक्रिया भरने जाते हैं। तो आज कोई बड़ा उम्मीदवार किसी पार्टी का, खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, नामांकन करने जा रहा हो, इसकी उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद ये की जा रही है कि 17 के बाद, यानी कि क्योंकि आज से शुरू प्रक्रिया हुई है, कल सार्वजनिक अवकाश है, तो 18 और 19 के बीच में हमें ज़्यादा बड़े जो उम्मीदवार हैं वो नामांकन पत्र भरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि पहला दिन है, तो तमाम जो और उम्मीदवार हैं दूसरी पार्टियों के, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, वो आज नामांकन जरूर भरेंगे। जी शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी के लिए। तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। 23 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख, लेकिन 26 अप्रैल तक प्रत्याशी अपने नाम वापस ले सकते हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही अपने 10 के 10 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस ने अपने 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। 4 उम्मीदवारों के ऐलान का अभी इंतजार हो रहा है। जेजेपी और इनेलो आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती हैं। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि जेजेपी और इनेलो किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताते हुए चुनावी रण में उतारती है। जेजेपी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर।
आज इंडियन नेशनल लोकदल अपने पत्ते खोल सकता है। पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि सोमवार को इनेलो अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में आज इनेलो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बात अगर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की करें तो वो भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। दिल्ली में जेजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों का ऐलान संभव है। अजय चौटाला कल पैरोल पर तिहाड़ जेल से बाहर आकर चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। 21 दिनों की पैरोल पर अजय चौटाला जेल से बाहर निकले हैं और जननायक जनता पार्टी 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जबकि गठबंधन की सहयोगी आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आज का दिन जेजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी अहम। कहां से कौन कौन प्रत्याशी होंगे, इस पर अजय चौटाला रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। नई नवेली पार्टी है और जिम्मेदारियां बहुत हैं। अब देखना यह होगा क्या ये नई पार्टी अपनी ताकत दिखा पाएगी। आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जेजेपी कर सकती है। वहीं रेणुका बिश्नोई ने बड़ा बयान दिया है। रेणुका बिश्नोई का कहना है कि इस बार हिसार लोकसभा सीट से भव्य बिश्नोई को कांग्रेस की टिकट मिलेगी। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि 2014 में बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को धोखा दिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिसार लेकर आए। होगा कैंडिडेट अपना यहाँ से अब एक औपचारिक ऑब्वियसली वो घोषणा भी जब तक हाईकमान से नहीं होती तो हमें उसकी वेट करनी है, लेकिन भव्य उतरेगा, जैसे भव्य ही होगा कैंडिडेट अपना यहाँ से अब एक औपचारिक ऑब्वियसली वो घोषणा भी जब तक हाईकमान से नहीं होती तो हमें उसकी वेट करनी है, लेकिन भव्य। रोहतक लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा ने अरविंद शर्मा को पैराशूट उम्मीदवार करार दिया, तो दीपेंद्र के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। रोहतक लोकसभा की सीट हरियाणा की सबसे हॉट सीट है। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने अरविंद शर्मा को मैदान में उतारा है। अरविंद शर्मा के नाम का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें पैराशूट उम्मीदवार करार दे दिया। दीपेंद्र ने यह भी कहा कि अरविंद शर्मा रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन ये सीट उन पर थोपी गई है। ये जो उम्मीदवार हैं इन्होंने आवेदन शायद करनाल का दिया था और ये तो यहाँ पे रुचि ही नहीं थी इनकी, तो इन्होंने बड़ी कोशिश करी कि भाई किसी तरीके से रोहतक ना आए। पहले करनाल का दिया था, उसके बाद इन्होंने सोनीपत का कहा, उसके बाद कहीं ना कहीं इन पे थोपी गई टिकट ऐसा जो है दिखाई देता है और एक पैराशूट के रूप में ये उतर के आए हैं। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र ने वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। अरविंद शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी घर वापसी हुई है। झज्जर में मैं पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी ने करीबन 35 साल यहाँ पर नौकरी की है एज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल। माजरा मेरा गांव है। रोहतक में मैंने बीडीएस की है, तो मैं कैसे पैराशूट का तो होता है बाहर का उम्मीदवार यहाँ भेज दिया। मैं तो मेरा घर है, मैं तो ये कहा कि मैं अपने घर में वापस आ गया। हेलीकॉप्टर से उतारे हैं, पैराशूट से उतारे हैं, हम जहाज से लैंडिंग कराए, बस में ले आए, टेम्पो में ले आए, हमारा कैंडिडेट, इसलिए उसको क्या परेशानी है। बहरहाल बीजेपी पहले ही दावा कर चुकी है कि रोहतक लोकसभा की सीट बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। इसके लिए बीजेपी के दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहतक लोकसभा सीट की चुनावी जंग दिलचस्प होने वाली है। इस जंग में किसे फतेह और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, ये 23 मई को साफ हो जाएगा। झज्जर से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दल हर संभव हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में अब प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों की नजर डेरा सच्चा सौदा के वोट बैंक पर है। नेता डेरे से समर्थन मिलने के लिए कई तर्क पेश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
सिरसा के डेरा सच्चा सौदा पर हमेशा से ही राजनीतिक दलों की नजरें रही हैं। हो भी क्यों ना, ये वो वोट बैंक है जो एक इशारे पर एक तरफा वोट करता है। ऐसे में इन्हें कौन नजरअंदाज कर सकता है? पिछले लोकसभा चुनाव में और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा ने भाजपा को समर्थन दिया था। अब एक बार फिर चुनावी मौसम है तो नेताओं की नजर डेरा सच्चा सौदा के वोटर्स पर है। हम सारे समाज से ही अपील करते हैं। समाज में चाहे संस्थाएं हैं, चाहे कुछ वर्ग हैं, चाहे समूह हैं, चाहे इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं, किसी भी वर्ग से पेशे से जुड़े हुए लोग हैं। आखिर 85 करोड़ जो मतदाता है देश का, या हरियाणा का जो 2.25 करोड़ मतदाता है, हम सबको अपील करते हैं कि हमने जो कुछ किया है उसको देख करके आप हमको मत दीजिए। हालांकि डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जेल में सजा काट रहा है, लेकिन आज भी डेरे के अनुयायियों में राम रहीम के प्रति आस्था बरकरार है। पिछले कई चुनावों में डेरा सच्चा सौदा में कई राज्यों के नेताओं ने दस्तक दी थी। अब एक बार फिर राजनीतिक दल डेरे के दर पर जाने की सोच रहे हैं। देखिए, जो लोग आज समर्थन मांगने की कह रहे हैं, कोई भी हो, पूरा डेरा प्रेमी भी इस बात को जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इन्हीं लोगों ने मिलकर के निर्दोष लोगों को पंचकुला से लेकर के पूरे हरियाणा में मरवाने का काम किया, और बाकी कानून की अपनी प्रक्रिया है। हमारा तो बहुत पुराना संबंध है, कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए डेरे में जाते हैं, और मैं तो इस डेरे में बहुत पहले से जाता आता रहा हूँ और डेरे के लोगों से मिलता रहा हूँ। अब डेरे के अंदर किस किस्म की गतिविधियां चली, इसलिए हम डेरे से अलग हुए थे। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा का हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। इन 3 राज्यों में डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं की संख्या काफी है। चुनावों में किसे समर्थन देना है या नहीं देना है, ये डेरा सच्चा सौदा की राजनीतिक विंग तय करती है। लेकिन गुरमीत राम रहीम के जेल में जाने के बाद से राजनीतिक विंग इतनी सक्रिय नहीं है। हालांकि अब नाम चर्चा घरों में कुछ हरकतें तेज होने लगी हैं। सिरसा से नकुल जसूजा और जींद से विजेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 हरियाणा। उधर बेलगाम नेताओं पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी जनसभाओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर 2 से 3 दिन की रोक लगा दी है। जिन नेताओं पर बैन लगाया गया है उनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएसपी अध्यक्ष मायावती, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और बीजेपी नेता मेनका गांधी शामिल हैं। सीएम योगी पर 72 घंटों तक, जबकि मायावती पर 48 घंटे का बैन लगाया गया है। चुनाव आयोग ने दोनों पर धर्म के आधार पर वोट मांगने के लिए ये कार्रवाई की है, जबकि एसपी नेता आजम खान पर बीजेपी उम्मीदवार को अपशब्द कहने के लिए 72 घंटों का बैन लगाया गया है। वहीं बीजेपी नेता मेनका गांधी पर भी अमर्यादित बोल के लिए चुनाव आयोग ने 48 घंटों का बैन लगाया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इन नेताओं पर मीडिया को इंटरव्यू देने पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही इन नेताओं को राजनीतिक ट्वीट करने से भी मना किया गया है।